हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो फार्मास्यूटिक्स की क्लास है। इसमें हम आपसे डोजेस फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी, क्लास 1 थी, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। क्लास 1 में हमने आपसे फार्माकोलॉजी के यहाँ पे जर्नल जो आपका रहता है यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी, उसके हमने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज जो क्लास रहेगी स्टूडेंट्स, जो क्लास 2 है आप लोगों की, क्लास 2 में हम आपसे डोजेस फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं ये स्टूडेंट डिज़ाइन की गई हैं आपके जो एग्ज़ाम चल रहा है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने यहाँ पे CISF को टारगेट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल से लेके आपको टफ क्वेश्चन सारे को देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ऐसे क्वेश्चंस ये हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, स्टैंडर्ड बुक बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। यही चीज़ मैं आपको फार्माकोलॉजी में भी कराया था। ठीक है, KD त्रिपाठी बेस्ड और लिप्टन कॉर्ड बेस्ड वो क्वेश्चन थे। आज जो हैं वो आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है रेमिंगटन से रिलेटेड है, रेमिंगटन और आपके लेकमैन बुक से। तो यहाँ पे आपको समझना है और अपने कॉन्सेप्ट को देखना है कि कहाँ पर आपसे लैक हुआ है, क्या चीज़ आपने नहीं पढ़ी है। आप यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट को और जाइए अपने नोट्स पर जाइए और देखिए कि आपने वो चीज़ नोट डाउन क्यों नहीं की। अगर आपने नहीं की तो यहाँ से आप उस चीज़ को नोट डाउन करिए और उस चीज़ को समझिए कि हमसे छूट गई थी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं एक एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा पहले आप रीड करिए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इन अ मैट्रिक्स टाइप सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स टाइप सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, व्हाई डज द ड्रग रिलीज रेट डिक्लाइन ओवर टाइम रादर देन स्टे कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है, इन अ मैट्रिक्स टाइप सस्टेन रिलीज जो टैबलेट्स हैं, व्हाई डज द ड्रग रिलीज रेट जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिक्लाइन हो जाता है। कहाँ पे, ओवर टाइम, किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, रादर देन स्टे कांस्टेंट। ये चीज यहाँ पे कही गई है, तो जरा इसको पढ़ते हैं। क्या है, डिफ्यूजनल पाथ लेंथ इंक्रीजेज एज ड्रग डेप्लीट्स फ्रॉम आउटर लेयर। ठीक है, ओके। द पॉलीमर स्वेल्स indefinitely विदाउट एवर eroding। ओके। गैस्ट्रिक pH प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यूरिंग ट्रांजिट, या यहाँ पे लिखा है द ड्रग अंडरगोज फर्स्ट पास हेपेटिक क्लियरेंस इनसाइड द टैबलेट। तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे पहले जो आपका लिखी हुई यहाँ पे क्वेश्चन है उसको सही बता रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा वो आपका ए है स्टूडेंट्स। अब ए ऑप्शन इसका कैसे सही है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ए ऑप्शन इसका क्यों सही है समझिए। इन अ मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम की बात हुई, आप NDDS पे जाइए, NDDS में मैट्रिक्स सिस्टम को समझिए। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ते हैं ड्रग नियर द सरफेस डिफ्यूज आउट फर्स्ट। क्या है, जो आप, मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ आपको, यहीं से मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ। सपोज करिए कोई ड्रग है यहाँ पर थी, अब वो यहाँ पे देखिए आपकी जो लेयर है यहाँ से जाते जाते आप देख रहे हो थिक लेयर होती चली जाएंगी। तो वही चीज़ है, क्या हुई, आपके जो ड्रग नियर द सरफेस डिफ्यूज आउट फर्स्ट, ठीक है, बाहर हुई। एज दिस आउटर ड्रग ओके डिप्लीट्स, तो ड्रग फ्रॉम डीपर लेयर मस्ट डिफ्यूज थ्रो, क्या करती है, अब ड्रग जो ऊपर से वो नीचे आपके डीपर टिश्यूज में क्या होती चली जाती है, डिफ्यूज होती हुई चली जाती है थ्रो एंड इंक्रीजिंगली थिक डिप्लीट रीजन। ठीक है, क्या होती है आपके थिक रीजन में चली जाती। द ग्रोइंग डिफ्यूजनल पाथ लेंथ मींस रिलीज रेट प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक है, हिगुची मॉडल इसको बोलते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं कि नेचुरली डिक्लाइन होता चला जाता है रादर देन रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या होता है, इसीलिए क्या करती चली जाती है स्टूडेंट, डिक्लाइन होती हुई चली जाती है, क्योंकि ऊपर टिश्यू फिर नीचे नीचे धीरे क्या होता चला जाता है, थिक होती चली जाती है, इसलिए क्या करता है ये डिक्लाइन होती हुई चली जाती है। इस बात को आप यहाँ पे अच्छे ढंग से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। What best distinguishes an osmotic pump, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ORS टाइप टैबलेट बोलते हैं, फ्रॉम अ सिंपल पॉलीमर मैट्रिक्स सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है इन दोनों में, ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर पूछा गया है कि इसमें क्या है। देखिए इसको हम जरा समझते हैं एक दूसरे को, ये कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे ऑस्मोटिक पंप टैबलेट और यहाँ पे जो पॉलीमर मैट्रिक्स जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट हैं, ये आपस में कैसे अलग हैं, कौन सी चीज़ इनको डिस्टिंग्विश करती है समझिए। रिलीज अकर्स थ्रू अ लेजर ड्रिल्ड orifice driven by osmotic pressure. Okay, it distinguishes intensely like an immediate release tablet.
या इट रिलीज रेट डिपेंड्स हैवली इन GI/pH एंड मोटिलिटी, इट ऑलवेज रिलीजेस द एंटायर डोज विद इन 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन जो सही है वो आपका ए है। और वाई ए क्यों सही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट समझाते हैं आपको। क्या होता है, जो ऑस्मोटिक पंप सिस्टम होता है इसमें क्या होती है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है सराउंडिंग्स में। और जो मेन यहाँ पे चीज़ है वो उसको आप समझिए। इसमें क्या होता है, वाटर इज ऑस्मोटिकली डाउन इनवर्ड बिल्डिंग प्रोसेस दैट पुशेस ड्रग सॉल्यूशन। क्या करता है, इसमें जो वाटर होता है ऑस्मोटिक पंप में वो क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रेशर को यहाँ पे जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट करने की वजह से आपकी जो ड्रग होती है या तो सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में क्या होती है, वहाँ से जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑरिफाइस होता है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यही क्या कर रही है, इसको आपके जो मैट्रिक्स टैबलेट है उसके साथ ये क्या कर रही है, एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर रही है। यही इनके बीच में क्या है, अंतर समझने वाला था। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि वाटर इसमें क्या करता है, ऑस्मोटिकली प्रेशर जनरेट करता है। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट, अ ड्रग दैट अंडरगोज एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बेस्ट फॉर्मुलेटेड टू मैक्सिमाइज सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अ ड्रग दैट अंडरगोज क्या होती है, ड्रग जो होती है वो आपकी हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें कैसे फार्मूलेट करना है और हमें कैसे फार्मूलेशन करना है कि ड्रग जो है वो क्या करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, बायो अवेलेबिलिटी दे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, हमें बायो अवेलेबिलिटी दे। अगर ड्रग जो है आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजर के जाएगी तो सीधी सी बात है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं। तो जरा यहाँ पे किस अप्रोच के साथ बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए इसको समझते हैं। क्या उसको एंट्रिक कोटेड बना दिया जाए आपके टैबलेट को, या टैबलेट को सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल बना दिया जाए जिससे क्या हो जाए, वो लीवर को बाईपास कर जाए, या आपका ओरल सस्पेंशन फ्रॉम फास्टर गैस्ट्रिक एम्पटी या ये कर दिया जाए, या यहाँ पे स्टैंडर्ड ओरल सस्टेन रिलीज कैप्सूल बनाया जाए। क्या किया जाए जिससे हमारी क्या हो, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप ड्रग खा रहे हो वो लीवर से हो जा रही है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो फिर ड्रग कौन सी आपके लिए यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, कौन सा प्रोसेस आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो जो प्रोसेस इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा, क्या करो, सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म बना दो। वो लीवर से पास होगा नहीं, जब लीवर से पास होगा नहीं तो उसमें हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा बी ऑप्शन इसीलिए क्या है आपका इस जगह पे करेक्ट था। क्या लिखा है, ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द GI ट्रैक्ट, ठीक है, इंटर द पोर्टल सर्कुलेशन एंड पास करता है किसको, थ्रू द लीवर बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने कोई भी ड्रग खाई, ठीक है, वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचेगी, आपके किससे पास करेगी, आपके लीवर से होके जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई है। फिर जहां पे क्या होगा, आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा जो क्या करेगा, आपके ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कर देगा। वहां पे तो क्या होगी, आपकी ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन करना क्या है, अगर आप सबलिंगुअल एंड ट्रांसडर्मल रूट अलाउ करते हैं तो ड्रग क्या करती है, आपकी डायरेक्टली किस में इंटर कर जाती है, डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। किसको बाईपास कर जाती है, लीवर को बाईपास कर देती है। समझ गए आप, यहाँ पे बाईपास कर देती है लीवर को, जिससे क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ये बात आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, चलिए पर स्टोक्स लॉ, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मैंने आपके सामने स्टोक्स लॉ का नाम लिया, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स क्या, कि स्टोक्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, Stokes law, sedimentation rate of particle in a suspension is reduced most effectively by, ठीक क्या लिखा है, पर स्टोक्स लॉ जो है वो क्या कर रहा है, सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इन रिड्यूस हो जाता है मोस्ट इफेक्टिवली बाई। सस्पेंशन रेट कैसे कम हो जा रहा है इस चीज़ को समझते हैं। कैसे हो जाता है, जो आपका सस्पेंशन है, आप उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका सेडिमेंटेशन जो है वो कैसे कम हो जा रहा है, क्या स्टोक्स लॉ कहता है ऐसा। तो उसको जरा पहले हम स्टोक्स लॉ को समझेंगे तभी हमें ये चीज़ समझ आएगी। पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज एंड लोअरिंग व्हीकल विस्कोसिटी। क्या कह रहा है, ठीक है, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि आपका यहाँ पे जो ये चैम्बर है, या आप कोई भी आप बीकर मान लीजिए, ठीक है, उसने क्या कहा, आपके इस बीकर में स्टूडेंट्स क्या है, आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है और विस्कोसिटी उसकी कम है, और ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। ये बात वो कह रहा है, पहला ऑप्शन। क्या ये सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या होगा, अगर आप पार्टिकल के साइज को बढ़ा दोगे और विस्कोसिटी को कम कर दोगे तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही फास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सेडिमेंट आउट होते हुए चले जाएंगे, बहुत फास्ट सेडिमेंट होंगे और नीचे जाके अपनी लेयर को बना लेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है,
अब आइए दूसरे ऑप्शन को समझते हैं क्या है, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी डिफरेंस बिटवीन द फेजेस। ठीक है, अब ये चीज़ क्या कह रहा है, जो आपकी डेंसिटी है किसके वजह पार्टिकल्स और व्हीकल के बीच में क्या बोल रहा है, उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो। ये कह रहा है कि उसकी डेंसिटी को बढ़ा दो तो क्या होगा, तो सेडिमेंटेशन रेट रुक जाएगा। ये बोल रहा है कि सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका सस्पेंशन है, जैसे सस्पेंशन है उसमें जो पार्टिकल है नीचे सस्पेंड होना है, तो वो क्या होंगे, अगर आप डेंसिटी बढ़ा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा दोगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी बात गलत है। अभी कैसे गलत है, इस चीज़ को भी हम क्लियर करते हैं। उसके बाद रिमूविंग ऑल सस्पेंडिंग एजेंट फ्रॉम फार्मूला, ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्यों करोगे, सस्पेंडिंग एजेंट को हटा दोगे और फिर कहोगे कि सस्पेंड, नहीं, ऐसा नहीं है। रिमूव, अगर आप सस्पेंडिंग एजेंट को हटा दोगे उससे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, फिर भी पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे सेडिमेंट आउट कर जाएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज एंड इंक्रीजिंग व्हीकल विस्कोसिटी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि आप क्या करिए, आपके पास जो बीकर है उसमें क्या करिए स्टूडेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कर दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दीजिए और क्या करिए, विस्कोसिटी को इंक्रीज कीजिए। विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दोगे, जब विस्कस हो जाएगा तो आपके पार्टिकल्स उसमें फंसे रहेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप। और जो पार्टिकल्स हो रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करेंगे। बोले तो ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल साइज जो आपका होना चाहिए उसको कर दो आप रिड्यूस, आप विस्कोसिटी बढ़ा दो, विस्कोसिटी को क्या करो, बढ़ा दो, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट है पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही था, जैसे यहाँ पे क्या होता है, आप ये फार्मूला आई होप आप पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टोक्स लॉ स्टेट दैट सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर ऑफ पार्टिकल डायमीटर। ठीक है, समझ गए आप, स्क्वायर ऑफ पार्टिकल डायमीटर के स्क्वायर होता है। एंड डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड व्हीकल। ठीक है, ये क्या होगी, डेंसिटी डिफरेंस होगी किसमें, पार्टिकल और व्हीकल के बीच में। किसके होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी बोथ स्लो सेटलिंग। क्या कहते हैं ये, कि जब आप क्या करोगे, पार्टिकल साइज को घटा दोगे और मीडियम की आप व्हीकल जो आपके पास है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दोगे, तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन रेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड राइपनिंग स्टेबिलिटी कंसर्न इन डिस्पर्स सिस्टम रिफर्स टू फेनोमेना इन विच ओस्टवाल्ड राइपनिंग। पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड राइपनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, ओस्टवाल्ड राइपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग का नाम लिया हूँ, आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने ओस्टवाल्ड राइपनिंग कहाँ पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये कहाँ का टॉपिक है और कैसा टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको तुरंत क्लियर होगा कहाँ का टॉपिक है। समझिए, ओस्टवाल्ड राइपनिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये ऑप्शन पढ़ता हूँ, लार्जर जो पार्टिकल है, ठीक है, लार्जर पार्टिकल्स ग्रो एट द एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉलर वंस वाया सोल्युबिलिटी डिफरेंस। क्या कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पर जमा होकर बड़े पार्टिकल्स का बन जाना ही क्या कहलाता है, ओस्टवाल्ड राइपनिंग कहलाता है, वाया किससे, सोल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से। क्या ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन सही है कि सेटल्ड सस्पेंशन पार्टिकल इंस्टेंटली केक एट द कंटेनर बॉटम। क्या कह रहा है कि आपका जो सस्पेंडिंग जो पार्टिकल्स है वो नीचे सस्पेंड होके वहाँ पे क्या बना ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके की केक बना ले रहे हैं। ये कह रहा है केक बना ले रहे हैं, तो क्या इसको ओस्टवाल्ड राइपनिंग बोलते हैं। ये पूछ रहा है वो कि आपका जो भी आपके पास यहाँ पे बीकर है और व्हीकल में जो भी आपके पार्टिकल्स वो नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं, सस्पेंडिंग हो जा रहे हैं, एक केक का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, क्या इसको ओस्टवाल्ड राइपनिंग बोलेंगे। वो ये पूछ रहा है क्या इसको ओस्टवाल्ड राइपनिंग बोलेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अभी आप मेरी बात को सुनते रहिएगा, फिर आप ऑप्शन को करेक्ट करिएगा। चलिए, क्रीमिंग अकर्स प्योरली ड्यू टू अ डेंसिटी मिसमैच। क्या होता है, क्रीमिंग का फार्मूला क्या होता है, ओस्टवाल्ड राइपनिंग। यहाँ पे कोलिसेंस इज द ट्रिगर्ड ओनली बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या कोलिसेंस जो है और यहाँ पे जो आपका क्रीमिंग है, क्या ये फिनोमेना ये ओस्टवाल्ड राइपनिंग का, नहीं स्टूडेंट्स। ओस्टवाल्ड राइपनिंग का जो फिनोमेना है वो ये है, लार्जर पार्टिकल्स ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वंस। क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स पर जमा होते जाना क्या कहलाता है, यहाँ पे ओस्टवाल्ड राइपनिंग कहलाता है। ये ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट्स, इस जगह पर करेक्ट है। स्मॉलर पार्टिकल और ड्रॉपलेट्स हैविंग हायर इफेक्टिव सॉल्युबिलिटी देन किससे, लार्जर वन, बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटेड लाप्लास प्रेशर ये होता है, जानते होंगे आप। ठीक है, ओवर टाइम क्या करता है ये, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अवे फ्रॉम द स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, क्या होते हैं,
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके स्मॉल पार्टिकल पर क्या होते हैं स्टूडेंट, डिपोजिट होते हुए चले जाते हैं और क्या करते हैं, एक लार्ज पार्टिकल का वहाँ पे क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल का वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस जो होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं आप यहाँ पे पोस्ट वाल्ट राइपनिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच HLB, ठीक है, हाइड्रोफाइल लाइपोफिलिक वैलेंस रेंज इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ सर्फेक्टेंट टू स्टेबलाइज एन ऑयल वाटर इमल्सन की यहाँ पे पूछी गई है, ऑयल वाटर इमल्सन की यहाँ पे पूछी गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वाटर ऑयल की क्या होती है और डिटर्जेंट की क्या होती है, जरा कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स लिख दीजिए तो हमें पता चलेगा आपको HLB वैल्यू आती है। चलिए ठीक है, बताइए कौन सा 3 to 6 है या 8 to 18 है या यहाँ पे 1 to 3 है या HLB वैल्यू इज इररिलेवेंट। अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब अब तो आप 3 को 3 में आपको टिक करना है, आपके पास ऑप्शन तो 3 रहेंगे, अब 3 में आप टिक करके बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑयल वाटर होता है उसकी क्या रहती है 8 to 18 होती है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्या है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीमिंग डिफर फंडामेंटली फ्रॉम क्रैकिंग, जिसको कोलिसेंस बोलते हैं, इन एन एमल्सन बिकॉज, क्योंकि क्रीमिंग क्या है। अब यहाँ पे क्रीमिंग और कोलिसेंस में अंतर पूछा गया है, इन दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले समझिए क्या है, देखिए एन इरिवर्सिबल सेपरेशन ऑफ द टू फेजेस, क्या पूछा गया है यहाँ पे क्रीमिंग के बारे में पूछा गया। क्रीमिंग क्या इरिवर्सिबल फिनोमेना है, क्या क्रीमिंग यहाँ पे एक रिवर्सिबल एग्रीगेशन है, ठीक है, जिसको रीडिस्पर्स कर सकते हैं हम सेक करके, क्या ये क्रीमिंग है। क्या ये है काज्ड ओनली बाय द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग, क्या ये है क्रीमिंग। क्या यहाँ पे आइडेंटिकल टू कंप्लीट फेज इन्वर्जन, क्या ये है क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या है, क्रीमिंग स्टूडेंट्स है रिवर्सिबल एग्रीगेशन, अगर कोई चीज़ आपस में जुड़ जा रही है तो वहाँ पे तो उसको क्या कर सकते हो आप सेक करके क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, रीडिस्पर्स कर सकते हो। ये चीज़ आप क्या इमल्सन का कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि क्रीमिंग क्या है और यहाँ पे क्रीमिंग क्या है और साथ साथ में क्रैकिंग क्या है। ध्यान रखिएगा क्रैकिंग जो है वो आपका यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखना, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। जो आपका क्रैकिंग है इरिवर्सिबल फिनोमेना है और यहाँ पे जो क्रीमिंग है आपकी ये क्या है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल फिनोमेना है। क्या है, रिवर्सिबल फिनोमेना है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन क्या था इस जगह पे आपका करेक्ट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, क्रीमिंग आपका क्या है एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। ठीक है, और क्रैकिंग क्या है आपका एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रिक कोटेड पॉलीमर, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम लिखा है आपका कैप का क्या है, सेलुलोज एसिटेट थाइलेट रजिस्ट करता है क्या, डिजॉल्विंग इन द स्टमक। ठीक है, मेनली बिकॉज, क्योंकि दे क्या करता है, एंट्रिक कोटिंग टैबलेट जो है वो रजिस्ट करता है, किस चीज़ को रजिस्ट करता है, इसको डिजॉल्व होने से। कहाँ पे, आपके स्टमक में डिजॉल्व होने से क्या करता है, रजिस्ट करता। भैया क्यों करता है ये चीज़ पूछी गई है, क्यों, क्योंकि डिजॉल्व स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन elapsed टाइम नॉट ऑन pH, या क्या होता है फिजिकली मेल्ट अबव और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, क्या होता है, रिमेन अनआयनाइज्ड एंड इनसॉल्युबल एट लो गैस्ट्रिक pH एंड आयनाइजिंग एट द हायर इंटेस्टाइनल pH, या होता है कंटेंस एंड एंटाइंटिस दैट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक गैस। यहाँ पे ऑप्शन आपको समझ जाना चाहिए कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। क्यों अनानाइज्ड रहेगी, क्योंकि जब आपने क्या किया इस तरीके की ड्रग ली और आपको मीडियम क्या था एसिडिक मीडियम मिला, तो एसिड में क्या रहेगी वो आयनाइज होगी ही नहीं, अनानाइज फॉर्म में पड़ी रहेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये बात हमने आपसे जनरल फार्माकोलॉजी के चैप्टर में भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्यों सी रहेगा, पढ़िए। एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं और आपने क्या किया, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दैट रिमेन अनआयनाइज्ड एंड इनसॉल्युबल इन द एस्ट्रिक। ये क्या होता है, जो आपका इस तरीके का जो टैबलेट होता है एंट्रिकोटिक टैबलेट होता है, ये क्या रखता है, एसिड रखता है, एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है और एसिड में ही जाके आपकी ड्रग पहुंच गई तो क्या ये यहाँ पे जाके डिजोल्व होगी, क्या यहाँ पे जाके आयनाइज होगी। एक ही सेम मीडियम है, सेम मीडियम में जाके कहीं ड्रग आयनाइज होती है, नहीं होती है। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक वाली आप कॉन्सेप्ट समझिए। ड्रग क्या रहेगी, अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। तो जब अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी तो क्या होती है स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको पता है, जब अनायनाइज रहती है तो फिर वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, इनसॉल्युबल रहती है किसमें, आपकी गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में। तो क्या करती है, प्रोटेक्टिंग द टैबलेट कोर को। तो वो क्या करती है, टैबलेट की कोर जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, जब एसिड का मीडियम है वहाँ पे उसको आयनाइज होगी नहीं तो सीधी सी बात है, तो वहाँ पे सेफ बची रह जाती है। समझ गया, ठीक है।
और क्या लिखा है, दीज ग्रुप आयनाइज होते हैं कब, जब द पॉलीमर बिकम सॉल्युबल एंड कोटिंग डिसॉल्व, जब ये क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है कोटिंग, समझ गए आप, कोटिंग जब डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए, इन अ मेम्ब्रेन कंट्रोल्ड रिजर्वायर ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीज अप्रोक्सीमेट्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन, अब आप यहीं से ऑप्शन देख के समझ जाइए कौन सा होगा, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द इंटैक्ट मेम्ब्रेन, या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रप्चर अर्ली इन यूज, या यहाँ पे रिलीज ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है हो, या नो ड्रग इज रिलीज अंटिल द डिवाइस फुल्ली डिसइंटीग्रेट्स। तो क्या ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन आपका ए ही इस जगह पे सही है, क्योंकि कांस्टेंट कंसंट्रेशन की बात हो रही, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फैटी सपोजिटरी बेस, ओके, फैटी सपोजिटरी बेस सच एज कोकोआ बटर, ठीक है, रिलीज देयर, क्या रिलीज, इनकॉर्पोरेटेड ड्रग मेनली बाय, फैटी सपोजिटरी बेसिस सच एज कोकोआ बटर रिलीज देयर इनकॉर्पोरेटेड ड्रग मेनली बाय। अब ये पूछा गया है कैसे रिलीज करती है, कौन सा कॉन्सेप्ट है सपोजिटरी बेस का, चला समझते हैं। मेल्टिंग एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द डिस्पर्स ड्रग, ओके, स्लोली डिसॉल्विंग इन एक्वस रेक्टल फ्लूइड, या अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन विद द इंटेस्टाइनल एंजाइम, या डिफ्यूज थ्रू द इंटैक्ट यहाँ पे पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ही सपोजिटरी का नाम आप सुने तुरंत मेल्टिंग पर जाइए, बॉडी मेल्टिंग पर जाइए, क्या होगा, मेल्टिंग एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द डिस्पर्स ड्रग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इस जगह पर आपका ए ऑप्शन सही है। फैटी बेसिस लाइक कोकोआ बटर आर सॉलिड, कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, बट कहाँ पर मेल्ट करते हैं, ये आपके बॉडी टेम्परेचर पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेल्ट कर जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट था आपका सपोजिटरी बेसिस का, ठीक है। और क्या करते हैं, रिलीजिंग द ड्रग डिस्पर्स्ड और डिसॉल्व विद इन इनटू द सराउंडिंग रेक्टल फ्लूइड, कैसे, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आप समझ गए सपोजिटरी बनाई जाती है, रेक्टल की बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, कब मेल्ट होता है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको इस क्लास में ओनली 10 क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूंगा। इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आगे की क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको समझिए, कुछ नहीं समझ आ रही आप हमसे पूछिए, ठीक है। अगर आपको कैसे भी आपको पूछ रहे हैं, आप लोगों के पास हमारे नंबर्स भी हैं, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको वो चीज़ सुटेबल नहीं लगती है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप हमारे ऐप ब्रेन डिस्क पर जब जाएंगे, ब्रेन डिस्क ईड्यू, इसको आप प्ले स्टोर से स्टूडेंट्स जब डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, आप हमको कोर्स में जाके वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को लिखिएगा, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है, यहाँ पर जो भी हमारी फैकल्टी स्टूडेंट्स आपको पढ़ा रही है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपसे 1 to 1 इंटरेक्शन करती है, ठीक है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम डेली 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, और काफ़ी क्वेरीज हमें समझ में आती हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को कभी फॉर्म से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम सर हिंदी के हैं, हाँ हम सर इंग्लिश के हैं, कैसे मैनेज करें। तो हमारी फैकल्टी इन चीज़ों में भी आपके लिए लगी हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई सब कराते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करिए, और पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स एक तरीके का नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा गया, लेकिन इस जगह पे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, या ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ये चीज़ नहीं समझ आई होगी, उनको लगा, उनके लिए यहाँ पर एक ये भी चीज़ होगी कि सर इस चीज़ को क्या करें, हिंदी में अगर एक्सप्लेन कर दें या हिंदी में क्वेश्चन लेके आ जाते तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को आपके लिए लेके आए हैं, आपकी क्वेरी है, आप हमें बताइए, हमें जैसे फिजिबल होगा हम आपके लिए चेंज करेंगे। या आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में, या आप हमसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। देखिए सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। हमने इंग्लिश में आपको, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी कभी कभी ये भी आती है, सर इंग्लिश में ही क्वेश्चन कराइए। तो जब आपको जैसी क्वेरी है, जैसा आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताइए, हम उसी तरीके से करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपको इंग्लिश और हिंदी की दोनों की अलग अलग सीरीज़ों में भी आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप ऐप पे जुड़ेंगे तो ऐप में हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ाई करनी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, सब में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। सारे एग्ज़ाम आपके हिंदी पैटर्न पर नहीं आएंगे, कुछ एग्ज़ाम आपको इंग्लिश पैटर्न में ही देने हैं। जैसे आपका एम्स का ही एग्ज़ाम हो गया, वो आपको हिंदी इंग्लिश पैटर्न में ही देनी है, तो आपको उस तरीके की क्या डालनी है स्टूडेंट्स, आदत डालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस क्लास को आप पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। थैंक यू।